नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट। पूर्ण ज्ञान लेने के लिए आपको संज्ञा की इसी श्रेणी से गुजरना पड़ेगा। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने कहा है कि जैसे किसी एक प्रसिद्ध शायर ने कहा है कि ऐब कोई भी हो जिंदगी में काम आता है, चमकता सूरज डूबता है तो लहरा के नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट। तो कल आपने इंट्रो की क्लास देखी। आज हम बीएसटीसी 2026 को अपना ध्येय मानते हुए उसके सिलेबस के अनुसार हिंदी का नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आपको हिंदी में बीएसटीसी 2026 में क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लें, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ से शुरू करना है। चलिए, बीएसटीसी 2026 में कुल कितने टॉपिक है हिंदी के? 11 टॉपिक है। कितने टॉपिक है भाई? 11 टॉपिक। अब इस टॉपिक को अपने दो श्रेणियों में बांटेंगे। एक वो टॉपिक जिनको आपको रट्टा मारना है। रट्टा मारने का मतलब है उनको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीजें समझनी है और फिर उसको घोट के पी जाना है। और दूसरे टॉपिक वो जिन्हें अपने धैर्यपूर्वक समझेंगे और विश्लेषण और समझ के आधार पर उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम समझने और रटने वाले पोर्शन को दो भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांट कर। पहला वो पोर्शन जिसे हमको समझना है, जिसको हमें समझना है, और दूसरा वो टॉपिक जिन्हें हमें रटना है। अब समझने वाले टॉपिक 5-6 है। पहला है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? वाक्य के कितने रूप होते हैं, वाक्य शुद्धि, वाक्य में एरर कैसे पैदा हो जाती है, वाक्य में अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है, इन सब का विश्लेषण हम वाक्य विचार में करेंगे। दूसरा टॉपिक है शब्द शुद्धि। कोई शब्द आपको अशुद्ध लिख के दे दिया, आपको पूछ लेगा कि ये शब्द अशुद्ध है कि शुद्ध है। इसके आधार पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्द शुद्धि। तीसरा टॉपिक है हिंदी का आधार स्तंभ। आधार स्तंभ यानी रीढ़ की हड्डी। इसको समझने के बाद आप सब हिंदी को समझ जाएंगे। जैसे कि संधि, संधि के बिना आप हिंदी को समझ नहीं सकते, जैसे अंग्रेजी में आपको टेंस को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद है समास। समास आपको पढ़ना है। इसके बाद है उपसर्ग और फिर है प्रत्यय। हमने बोर्ड पर 6 टॉपिक लिखे हैं। पहला है वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार, फिर शब्द शुद्धि, फिर संधि, फिर समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 6 टॉपिक आपको अच्छे से समझने हैं और समझने के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम 5 टॉपिक इधर वो रखेंगे जिनको आपको रटना है। रटने का मेरा मतलब यह है कि आपको इसमें ज्यादा समझने की टेंशन नहीं लेनी, बस आपको जो शब्द दे दिए गए हैं उनको अच्छे से समझ लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची आप सबको पता है, जैसे सूर्य का, भानु है, रवि है, यानी एक ही शब्द के बहुत सारे वैसे ही शब्द। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत शब्द। जैसे सत्य का असत्य है, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके विपरीत कोई और शब्द दिया हो। जैसे ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, भीतर का बाहरी, इस तरह के शब्द है ना। तीसरा टॉपिक है हमारे पास मुहावरे और कहावतें। मुहावरे व कहावतें। मुहावरे और कहावतें, जैसे आंख का तारा बहुत प्यारा, इस तरह की मुहावरे। इसके अलावा चौथा टॉपिक है हमारे पास शब्द युगम। शब्द युगम, युगम शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। अब जोड़े कैसे? जैसे मैं आपको 2 शब्द देके दिखाता हूं, उसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको एक शब्द दिया तरुण और दूसरा शब्द दे दिया तरुणी। अब देखने में और उच्चारण करने में दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसी को शब्द युग्म की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि तरुण शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है युवक या जवान, युवक या जवान। और तरुणी का अर्थ क्या होता है? तरुणी माने युवती होता है, एक तो युवती होता है, और इसी के साथ मिलता जुलता एक शब्द है तरणी। इसका अर्थ होता है नाव। यानी कि ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है। चलिए दोस्तों, हमारा अंतिम टॉपिक क्या है? मुहावरे और कहावतें। और एक लास्ट टॉपिक हमारा क्या रह गया?
वाक्यांश के स्थान पर एक सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक सार्थक शब्द। ये किस तरह का टॉपिक है? वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का एक अंश। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं कि वाक्यांश में एक सार्थक शब्द को कैसे जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं। हम यहाँ एक वाक्य लिखते हैं और फिर उसको वाक्यांश की श्रेणी में डालकर देखते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति कभी नहीं मरता, नहीं मरता, वो है अमर। इस तरह वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश है। वाक्य का अंश कहते हैं, इस वाक्य को पढ़ के आप पूरा अर्थ नहीं ले सकते, इसीलिए इसको वाक्य का अंश बोला जाता है, पूरा वाक्य नहीं बोला जाता। एक उदाहरण और देखते हैं। जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता, अजय। जय का मतलब क्या होता है? विजय। और ए यानी नहीं, जिसको जीता ही नहीं जा सकता वो क्या है? अजय। इस तरह शब्द युग्म वाक्यांश के स्थान पर एक सार्थक शब्द दिया जाता है। ये सारे टॉपिक हमारे बीएसटीसी 2026 में है। हमने 11 टॉपिकों की चर्चा की। 6 टॉपिक क्या है? समझने वाले। 5 टॉपिक क्या है? रटने वाले। अब सिर्फ इतना पढ़ के हमारा काम नहीं चलने वाला, हम हिंदी में इनके साथ साथ पढ़ने वाले अन्य टॉपिकों की भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इनके अलावा हमें और क्या क्या पढ़ना है। रटने वाले टॉपिकों के साथ और टॉपिकों को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो समझने वाले हैं, इनको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अब वाक्य कैसे बनता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के योग से। तो हमें ये चारों टॉपिक इसके साथ पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और एक टॉपिक और होता है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताना। ये भी हमको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमें शब्द शुद्धि पढ़ना है तो हमें वर्ण को पढ़ना पड़ेगा, वर्ण को पढ़ना पड़ेगा। संधि को पढ़ना है तो वर्ण आपको दे दिया गया है। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय ये पढ़ना है आपको। तो दोस्तों, इन टॉपिकों के साथ इन टॉपिकों को नाल लेकर चलना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में हमारे पहले टॉपिक संज्ञा की शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त बलविंदर सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट में। अभी हमने हिंदी बीएसटीसी 2026 के पाठ्यक्रम पर थोड़ी बहुत चर्चा की। आज हम हिंदी व्याकरण के पहले टॉपिक यानी संज्ञा पर चर्चा करेंगे। अब ये संज्ञा शब्द है, जो इसको समझें। दरअसल संज्ञा क्या है? यदि एक बच्चा एक शब्द में इसका उत्तर पूछे तो आप दुनिया में किसी भी नाम को उठा के देख ले, वो क्या होगी? संज्ञा होगी। जैसे कि हम संज्ञा शब्द के निर्माण की चर्चा करते हैं। संज्ञा शब्द 2 संज्ञाओं के योग से बना है। एक है सम प्लस ज्ञा। अब इस सम शब्द का क्या होता है? सम्यक। इस शब्द का क्या होता है? सम्यक। सम्यक। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। यदि आपको किसी का परिचय पूछना हो तो पहला स्टेप क्या होगा? आप उस व्यक्ति का नाम पूछेंगे। तो किसी का पूर्ण ज्ञान लेने के लिए आपको संज्ञा की इसी श्रेणी से गुजरना पड़ेगा। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने कहा है कि ऐब कोई भी हो जिंदगी में काम आता है, चमकता सूरज डूबता है तो लहरा के शाम आता है, फक्त इसलिए नहीं है चुप के मालूम नहीं है कुछ, जब भी कोई लफ्ज बोलते हैं तो उसका नाम आता है। तो शायर ने जिस नाम का उच्चारण किया है वो है संज्ञा। हमारे पास एक परिभाषा आ गई, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को जब हम उच्चारित करते हैं तो वो संज्ञा की श्रेणी में आता है। अब ये तो होगी संज्ञा की
एक व्याकरणिक रूप। अब संज्ञा को एक उदाहरण में देखें तो आप दुनिया में ऐसी कोई वस्तु ढूंढ नहीं सकते जिसका कोई नाम नहीं है। यदि आप ढूंढ पाए तो ढूंढ लीजिएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। मनुष्य की आदत क्या है, किसी भी वस्तु को खोजने के बाद सबसे पहले उसका नामकरण करता है। तो हमने क्या देखा, संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस आधार पर यदि दुनिया की किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जगह का नाम आप लेके देखेंगे तो वो संज्ञा बनेगी। उदाहरण के लिए जैसे राम, सीता, जयपुर, कुर्सी, यहां तक कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के अतिरिक्त किसी भी भाव को यदि हमें बताना है वो भी हमें संज्ञा में ही बताना पड़ेगा। कोई भी भाव जैसे कि प्रेम, क्रोध, ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम संज्ञा की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम संज्ञा की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये तो है मूल व्याकरण के, लेकिन हमने अंग्रेजी का अनुसरण किया तो हमने संज्ञा के 5 भेद बना दिए। वो 5 भेद हमने कैसे बनाए ये भी हम आगे देखेंगे। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 5 भेद या प्रकार। मूल व्याकरण में संज्ञा के 3 ही भेद हैं, यह मैं आपको बता देता हूं। 5 भेद कौन से हैं? एक तो है व्यक्तिवाचक, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हम पहले भाववाचक संज्ञा लिख लें, भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ये मूल संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन हमने अंग्रेजी का अनुसरण किया है इसलिए हमने संज्ञा के भी 5 भेद बना दिए। हमने ये 5 भेद कैसे बनाए? हमने जातिवाचक संज्ञा के ही आगे 2 भेद कर दिए। कौन कौन से? एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। इस तरह हमने संज्ञा के 5 भेद किए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम प्रत्येक भेद को आंतरिक भाग को जानते हैं, उसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी यदि मैं आपको परिभाषा लिखाऊं तो परिभाषा इस प्रकार बनती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के आगे कोई विशेष जोड़ दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। देखते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि के आगे विशेष नाम जोड़ दिया जाए, विशेष नाम जोड़ दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। यह हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के आगे यदि हम विशेष नाम जोड़ दिया जाए तो उसको हम कहां रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति के कुछ उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति के कुछ उदाहरण जैसे कि रघु, राधा, रावण, गीता, ये सभी क्या है? व्यक्ति के रूप में उदाहरण दिए गए हैं। यानी कि आप जब रघु शब्द बोलते हैं तो आप एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। यदि आप 100 लोगों में रघु शब्द उच्चारेंगे तो रघु नाम का व्यक्ति ही निकलकर बाहर आ जाएगा, राघव नाम का व्यक्ति बाहर निकलकर नहीं आएगा। इसीलिए हमने किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत किया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु का उदाहरण लेके देखते हैं। वस्तु का उदाहरण जैसे कि उषा पंखा, खेतान कूलर, एलजी
टीवी। आप गौर कीजिए, हमने जिन भी वस्तुओं के नाम लिए हैं उनके आगे उनकी कंपनी या ब्रांड का नाम जोड़ा हुआ है। तो ये एक नोट लगा के लिखने वाली बात है जो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। आगे हम व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की ओर भी संकेत करते हैं। देखते हैं हम स्थान के आधार पर क्या होता है। स्थान, जैसे कि यदि मैं एक नाम उच्चारूं जयपुर, तो ये स्थान है जयपुर। दिल्ली, आगरा, भारत, अमेरिका, यानी भी किसी भी स्थान का यदि आप नाम उच्चारित करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि किसी भी वस्तु के आगे यदि हम उसकी ब्रांड या कंपनी का नाम लगा दे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब नोट लगा के आप एक छोटी सी बात लिख लीजिए। हमने एक नोट लगाया और लिखा, किसी भी वस्तु के आगे यदि उसकी कंपनी या ब्रांड का नाम लिखा हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। चलिए दोस्तों, ये थे उदाहरण हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने ये लिख लिया होगा। संज्ञा का दूसरा भेद क्या है भी, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को आप हम अंत में करेंगे क्योंकि उसके हमने दो उपभेद बना दिए हैं। तो जातिवाचक संज्ञा एक विस्तारित रूप धारण कर लेती है, इसलिए हम पहले छोटे भेद यानी कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखेंगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हमें भाववाचक संज्ञा समझने से पहले आपको भाव का पता होना चाहिए। भाव यानी कि इमोशन। क्या केवल प्रेम का इमोशन होता है, क्या केवल क्रोध का होता है? तो मैं आपको बहुत सारे इमोशन, जैसे मैं मुंह फुला के खड़ा हो जाऊं तो ये क्या है, रूठने का इमोशन है। जैसे मैंने अपने माथे पर तरेरियां लाई और आंखें लाल कर ली, ये किसका इमोशन है, क्रोध का इमोशन है। जैसे मैंने हल्की सी मुस्कान दी, ये क्या है, हंसना और खुशी का इमोशन है। इस तरह व्यक्ति के आंतरिक भावों को क्या दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। अब इसका नोट लगा के इसकी दो बातें जरूर लिख लेना। एक तो भाववाचक संज्ञाएं कभी दिखाई नहीं देती। यह संज्ञाएं कभी भी दिखाई नहीं देती। यदि आपको किसी का प्रेम देखना है तो आप तो उसकी क्रिया देख सकते हैं, वो आपको उठाएगा, बिठाएगा, ये है प्रेम। यदि आपको किसी का क्रोध देखना है तो वो आपको मारेगा, घसीट के बाहर ले जाएगा, ये है क्रोध। आपको क्रोध नहीं दिख रहा, क्रोध में की क्रिया दिख सकती है। यानी कि भाववाचक संज्ञाएं कभी भी आंखों से नहीं देखी जा सकती, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, दिखाई नहीं देती, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, भाववाचक संज्ञाएं कभी बहुवचन नहीं बनती। भाववाचक संज्ञाएं कभी बहुवचन में प्रयोग नहीं की जाती। बहुवचन में प्रयोग नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, जैसे ही मैंने कहा क्रोध, वो क्रोधियों तो नहीं बना सकते। दरअसल क्या होता है, भाववाचक संज्ञा को आप बहुवचन जब बनाएंगे तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, प्रत्यय जोड़कर उसमें उसको विशेषण में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने क्रोध शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगा दिया तो ये कोई जातिवाचक या संज्ञा का कोई और भेद नहीं बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा। अब जैसे मैंने क्रोध के पीछे क्या लगाया,
क्रोधी। अब क्रोधी शब्द बन गया, ये कोई संज्ञा नहीं है, ये है विशेषण। किसी भी विशेषण को जांचने का क्या तरीका है, उसके पीछे आप संज्ञाएं जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि क्रोधी बालक, तो बालक एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। हमने किसी विशेषण शब्द के पीछे संज्ञा जोड़ के देखी तो वो क्या बन गया, ये विशेषण का उदाहरण है। क्रोधी प्लस बालक जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये एक विशेषण का उदाहरण है, विशेषण का उदाहरण है। क्रोधी बालक, क्रोधी औरत, क्रोधी लड़की, क्रोधी लड़का। यानी कि जब भी आप भाववाचक संज्ञाओं के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो कोई संज्ञा का भेद नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, हमने एक शब्द लिया, शब्द क्या लिया, दया। आपको पता है कि दया कभी दिखाई नहीं देती, दया का कृत्य जो किया जाता है वो आपको दिखाई देता है। जैसे कोई आपको दान देता है तो वो आपको आप दे सकते हैं, लेकिन आप उसकी दया नहीं देख सकते। मैंने दया शब्द के साथ एक प्रत्यय जोड़ना है, और प्रत्यय कौन सा है, आलू। आलू, पूरा शब्द क्या बन गया, दयालु। शब्द क्या बन गया, दयालु। इस शब्द को हमें जांचना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके पीछे क्या लगा के देख लें, संज्ञा लगा के देख लें। दो संज्ञाएं कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। मैंने इसके पीछे एक संज्ञा शब्द लगा के देखा, दयालु आदमी। मैंने क्या कहा, दयालु आदमी, बन गया शब्द। अब दयालु के साथ कुछ भी जोड़ते चले जाइए, दयालु आदमी, दयालु औरत, दयालु राजा, दयालु भिखारी, दयालु राजनेता। यानी आप संज्ञा का कोई भी शब्द इस शब्द के साथ जोड़ के देख लीजिए, वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा। और विशेषण की ये विशेषता है कि आप संज्ञा यदि जोड़ेंगे विशेषण शब्द के साथ तो उसका तारतम्य बहुत ही अच्छा बैठेगा। चलिए बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, परिभाषा, मनुष्य के भावों को, मनुष्य के भावों को प्रकट करने के लिए जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारे पास एक परिभाषा आ गई कि मनुष्य द्वारा अपने भावों को प्रकट करने के लिए जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। चलिए बच्चों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है, प्रेम। दूसरा दया, तीसरा घृणा, चौथा द्वेष, पांचवा ईर्ष्या। इसके अतिरिक्त अपनापन, निजता, ममत्व, ये सारे शब्द क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। आप इसको कभी भी देख नहीं सकते, आप केवल इनको महसूस कर सकते हैं। कोई आपसे प्रेम करता है तो आप प्रेमी देख सकते हैं, प्रेमी को देख सकते हैं, उसके प्रेम को नहीं देख सकते। दया को, घृणा को, द्वेष को, ईर्ष्या को, इस तरह के भावों को आप देख नहीं सकते। तो ये हमने संज्ञा के दो भेद कर लिए, एक किया व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, विश्व में, दुनिया में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के आगे कोई विशेष नाम जोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और दूसरा, मनुष्य द्वारा अपने भावों को प्रकट करने के लिए जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को आगे की शुभकामनाएं। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने संगी साथी और मित्रों को के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।